मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जामुन की करें सघन बागवानी, पाए अच्छी क्वालिटी का अधिक फल। जल की बचत और संरक्षण आज की जरूरत। जामुन केवल एक पौष्टिक गुणों वाला फल ही नहीं है, इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण आज बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब गांव में जामुन के पेड़ कम ही संख्या में रह गए हैं। आप चाहे तो इसकी बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा जामुन की ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जिसको सघन बागवानी के रूप में लगाकर जल्द ही अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लिया जा सकता है। तो जामुन की सघन बागवानी पर तकनीकी जानकारी लेते हैं इसी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। जामुन एक ऐसा फल है जो कि एंटी डायबिटिक है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बड़ी लाभदायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। और उसके अलावा आप देखें ये इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से अब जब आप देखेंगे तो पहले जामुन का पेड़ आप देखे होंगे जो 50% से ज़्यादा फल हमेशा ज़मीन पे गिर जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो जो हमारे संस्थान ICAR-CISH ने जो तकनीक निकाली उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो फल है उसको पूरा का पूरा हम किसी तरह तुड़ाई कर सकें, हार्वेस्टिंग कर सकें। परंपरागत जामुन के पेड़ों की बात करें तो ये काफी बड़े होते हैं और इसके ज्यादातर फल जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तकनीक से तैयार किए गए पौधे काफी छोटे और छतरी के आकार के होते हैं। इनके फलों को हम हाथ से ही तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रूनिंग तकनीकी विकसित की जिसमें ओपन सेंटर सिस्टम बहुत ही उपयुक्त पाया गया। और ये किसानों के लिए प्रचलित किया जा रहा है कि जिससे कि वो 10 से 12 फीट ऊंचाई तक केवल पौधे को रखें और चारों तरफ चारों दिशा में 4 शाखाएं रखें। इससे छतरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और उससे पूरा का पूरा यील्ड ले सकते हैं। अगर आप जामुन की सघन बागवानी करना चाहते हैं तो इसके लिए किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान रखना होगा। जामुन की सघन बागवानी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा जामुन की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जिनका आप चयन करें। संस्थान द्वारा अभी हाल ही में एक वैरायटी इसकी रिलीज की गई है जिसका नाम है CISH जामवंत। दूसरी प्रजाति हमारे संस्थान द्वारा जो निकाली गई है तो उसका नंबर है CISH J4242। ये बिना बीज का जामुन है और ये एक यूनिक करैक्टर है जिसका की कीमत बाज़ार में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और हालांकि यील्ड इसमें जामुन से कम है, लेकिन जामुन को जब आप देखेंगे तो 10 साल की उम्र में 70 से 80 किलो प्रति पेड़ कम से कम उपज जरूर दे देगा। दोनों का स्वाद अच्छा है। जामुन की विशेषता होनी चाहिए गले में आपको तीखापन न लगे। तो ये दोनों प्रजातियां हमारे स्वाद के लिहाज से अच्छी हैं, चाहे बिना बीज वाली हों या बीज वाली हों। जो बीज वाली प्रजाति है इसमें भी हमारा बीज बहुत ही हल्का है, करीब 90 से 92% तक इसमें आपको पल्प गूदा मिलेगा। केवल छोटा सा पतला सा बीज बीच में होगा। और दूसरी विशेषता ये है कि हमने इसको प्रयोगशाला में ये भी टेस्ट किया है कि जामुन के गूदे में भी बीज में भी दोनों में भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है जो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो इसलिए गूदा भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीज। तो इसलिए ज़्यादा गूदे वाला ये प्रजाति जामुन आपको ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा। इस तकनीक से बागवानी में पौधे रोपण के 1 से 2 वर्ष बाद 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पौधे की कटाई कर दी जाती है। उसके बाद कई शाखाएं निकलती हैं, जिनमें से 4 शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं की कटाई कर दी जाती है। इन पौधों पर फलन 4 से 5 साल बाद आना शुरू हो जाता है। फिर जरूरत के हिसाब से कटाई छंटाई करते रहते हैं। प्रूनिंग की तकनीक अपनाने से सघन बागवानी के रूप में इसको लगाया जा सकता है। 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर रख सकते हैं। इससे करीब 400 पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे आ जाएंगे। उससे किसान ज़्यादा पौधे कम क्षेत्रफल में लगा करके ज़्यादा आय प्राप्त कर सकेंगे।
तो ये उद्देश्य हमारी इस प्रजाति का है और इस तकनीकी का है। इसमें ये किया गया है कि इसमें सेंटर से ब्रांच को ओपन किया गया है। अच्छा, इसको बोलते हैं सेंटर ओपन सिस्टम। इस सेंटर ओपन सिस्टम में उद्देश्य ये है कि पौधा हमारा ज़्यादा बड़ा 10 से 12 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे न हो और चारों तरफ अम्ब्रेला जैसा, छाते जैसा स्ट्रक्चर हो शेप पौधे का, और इस तरह पूरा घुघरू की तरह आपको फल दिखाई देगा। इस साइड में आ जाइए सर। तो इस तरह से आपको चारों तरफ से और एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सारा फल आप तोड़ सकते हैं। उद्देश्य इसका ये है। तो इसलिए ओपन सेंटर सिस्टम हमारे संस्थान द्वारा ये किसानों के लिए रिकमेंड किया जाता है। और ये प्रजाति हमारी रिलीज प्रजाति है जामुन के नाम से, CISS जामुन, ये वो प्रजाति है। 1 हेक्टेयर में कुल 400 पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे 10 वर्ष बाद कुल लगभग 320 कुंटल फल प्राप्त होता है। इस तकनीक से जामुन का बाग लगाकर किसान भाई अच्छी आय ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के कई क्षेत्रों में भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल का स्तर नीचे जा रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति है, जिस पर लगातार जरूरी कार्य भी किए जा रहे हैं। सरकार कई परियोजनाएं चला रही है। अब सभी लोगों को मिलकर इसके लिए जरूरी कदम उठाने का समय आ गया है, तभी भविष्य में ऐसी भयावह समस्या से बच सकते हैं। इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं मृदा एवं फसल विभाग के HS जाट से, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। आज पूरे विश्व में जल की समस्या है। दिनों दिन बढ़ रही आबादी इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले ये माना जाता था कि धरती में जल इतना है कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, परंतु अब पता चल रहा है कि ये सोच कितनी गलत थी। जितना जल हम धरती से निकाल रहे हैं, उतना जल तो रिसाइकलिंग से वापस प्रकृति को दें, तभी जल की उपलब्धता बनी रह सकेगी। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी भारत सरकार की तरफ से भी आई है और हमारा संस्थान भी उनकी इस रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं। यदि हम देखें कि अमूमन जो धान में जो पानी लगता है वो करीबन 1.5 मीटर के आसपास, यदि हम देखें डेप्थ में तो 1.5 मीटर के आसपास पानी लगता है। तो इतना पानी हम जमीन से उठाते हैं, हर साल हम उठाते हैं 1.5 मीटर के आसपास, जो भी हमारा जो राइस व्हीट बेल्ट है उसमें से। तो इसको कम करने के लिए कि हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे शुरू किए हैं। उनमें से 2 जो मुख्य टेक्नोलॉजी, जो मैं समझता हूँ कि मुख्य टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से एक है ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्नोलॉजी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जहाँ खेत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहाँ पर हम एक रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो बारिश का जो एक्सेस पानी है, क्योंकि बारिश कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, एक दिन में 10-12 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, तो खेत का सारा पानी बह के दूसरी जगह चले जाता है। तो उस पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर जितना भी पानी होता है खेत का एक्सेस वाटर होता है उसको ज़मीन के अंदर उतार देते हैं। उस पानी को हम ज़मीन के अंदर भी रहने दे सकते हैं और यदि हम उस पानी को रीयूज करना चाहते हैं यदि रबी फसलों के लिए, तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। किसानों को खेती के तरीके में भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि किसान लगातार ऐसी फसलों को उगाते हैं जिसमें सिंचाई की जरूरत अधिक होती है, जिससे जल की खपत बढ़ती है। इसीलिए अपने फसल चक्र में बदलाव करें। अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल के बाद कम सिंचाई चाहने वाली फसल लें। इसके अलावा जैविक खेती करें। जैविक खेती में कम सिंचाई की जरूरत होती है। एक तो है कि हम कद्दू करके जो धान की बिजाई करते हैं उसके बजाय धान की सीधी बिजाई करें। जैसे हम गेहूं लगाते हैं उसी तरह से हम सीधी बिजाई करते हैं, तो जो इसमें पानी की बचत है वो करीबन 15 से लेकर 25% तक पानी की बचत हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसके अंदर माइक्रो इरीगेशन में स्प्रिंकलर इरीगेशन भी बढ़िया यूज कर सकते हैं। और दूसरा ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे हमारे संस्थान ने काम किया है, सरफेस ड्रिप इरीगेशन पे भी काम किया और सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन पे भी काम किया। अब आइए मिलते हैं सहायक वैज्ञानिक सुरेश कुमार से, जो जल की बचत में उपयोगी ड्रिप इरिगेशन तकनीक के बारे में बता रहे हैं।
तो हमने ऐसी कई वैज्ञानिक तकनीकें ईजाद की है जो सिर्फ न केवल गिरते हुए जल स्तर को रोकेगी बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाकर भी रखेगी। इसमें से एक तकनीकी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम 2 तरह से लगाते हैं, एक है सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, लाइनें है वो बिजाई करने के बाद में कोई भी फसल है उसको खेत में बिछा देते हैं। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, हम जो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में उन लाइनों को गाड़ देते हैं और उसके बाद में उसी से हम पानी लगाते हैं। इससे फ़ायदा है कि हमारा लगभग 40 से 50% तक वो पानी है वो उसकी बचत होती है और ये बचत हम हमारे धान में कर सकते हैं, हम हमारे गेहूं में कर सकते हैं, हम हमारी मक्का में कर सकते हैं, हम हमारे जो मूंग बीन है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इन फसलों को हमने यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से लगाकर देखा है एवं रिसर्च करके देखा है और उसके परिणाम हमको काफ़ी अच्छे प्राप्त हुए हैं। इसको लगाने के लिए हमारे पास एक ड्रिप इंस्टॉलर मशीन है जो सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉल करती है। वो क्या करती है कि लाइन खोदती है, जो जिसको जिर्री बोलते हैं, उसको जितनी गहराई जिस फसल में के लिए यूज़ करनी हो उतनी गहराई के अकॉर्डिंग हम उसको खोदने के बाद में इन पाइपों को 15 से 20 सेंटीमीटर तक मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और फिर उसके बाद में उसमें पानी लगाया जाता है। सिंचाई का ये तरीका बहुत से किसान अपना रहे हैं। इसे अगर आप अपने खेत में लगवाते हैं तो 60 से 80% तक अनुदान लाभ भी मिल रहा है, जिससे आप पर लागत का बोझ कम होगा। अनुदान लाभ के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग में जानकारी लें। सभी किसान भाइयों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले यदि पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाना होगा, हर एक किसान भाई को अपनाना होगा, जिससे हम 50% पानी की बचत कर सकते हैं एवं साथ ही साथ में किसान भाई के जो लागत बढ़ती जा रही है उसको कम कर सकते हैं और उत्पादकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर, बस्तर, राजनांदगांव और इसके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो और बुआई के तुरंत बाद उपयोगी अनुशंसित खरपतवार नाशकों का आपने प्रयोग नहीं किया है, उस दशा में इस समय इमेजाथापर खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। फसल में नीला रिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर फिनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामिथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्तमान में हो रही वर्षा को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि धान के खेत में मेड़ों को बांध कर रखें तथा जल्द से जल्द रोपाई का कार्य पूर्ण करें। रोपा किए गए खेतों में लगभग 5 सेंटीमीटर पानी रोक कर रखें। अधिक पानी भर कर रखने से कंसों की संख्या प्रभावित होती है। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कतार के 5 से 6 गन्नों को एक साथ 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों पर बंधाई करें। इस समय खरीफ प्याज, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि सब्जियों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बीज
किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। आम के बागों से वर्षा के पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। जिन बागों में फल आया था उसमें तुड़ाई के बाद प्रति पेड़ की दर से 1 किलोग्राम यूरिया का अवश्य प्रयोग करें। फलदार वृक्षों के तनों पर वार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए हुए छिद्रों में मिट्टी का तेल छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बारिश के मौसम में अत्यधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफारा की समस्या आती है, अतः चराने ले जाने से पहले पशुओं को सूखा चारा अवश्य खिलाएं। अपने मवेशियों को लगातार पानी में भीगने से बचाएं। पशु बाड़े को प्रतिदिन फिनाइल के घोल से धोएं। मृत्यु दर को रोकने हेतु नवजात बछड़ों को जन्म के 2 घंटे के अंदर खीस जरूर पिलाएं एवं सूखे स्थान पर पैरा बिछाकर बछड़ों के रहने की व्यवस्था करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मझगवा, जिला बैतूल के किसान रामदेव वर्मा ने। आप अजोला इकाई तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रामदेव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसानों के लिए अजोला, जिसको हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, फंड भी कहते हैं, यह एक वरदान से कम नहीं है। आज के जो वर्तमान दौर में जबकि हमारी खेती की या पशुपालन की लागत नित्य दिन बढ़ती जा रही है, अजोला का प्रयोग हम फसल उत्पादन में धान में मुख्यतया करते हैं, पशुपालन में पशु चारे के रूप में करते हैं एवं मत्स्य पालन में भी इसका उपयोग कर हम लाभ प्राप्त करते हैं। अजोला है कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। जहां तक इसकी उत्पादन तकनीक की बात है, इसके लिए हमें 1 मीटर चौड़ा और अपनी सुविधा के हिसाब से 2, 5, 10 मीटर तक हम लंबा एक कियारी बना लेते हैं जिसकी गहराई 1 मीटर तक रखते हैं और उसमें हम जहां पे पानी में रिसाव की संभावना रहती है इसलिए हम नीचे में एक ट्रांसपेरेंट या सफेद कलर की पॉलीथीन को बिछा देते हैं। उसके ऊपर से उपलब्धता के हिसाब से या तो गोबर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या बर्मी कंपोस्ट का एक पतला लेयर दे करके और अजोला के पौधों को कृषि विज्ञान केंद्र पे किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त करके हम उसमें उसको डाल देते हैं। स्थल के चुनाव में हमें विशेष ध्यान यह रखना होता है कि ऐसे जगह पे उसे लगाए जहां धूप और छांव दोनों प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। जहां तक इसकी प्रभेदों की बात है तो मुख्यतः 6 प्रभेद इसके आते हैं, जिसमें से प्रोपाटा वैरायटी जो प्रभेद है वो हमारे के यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर वातावरण सही मिलता है, हमारा प्रबंधन सही है, तो 5 से 7 दिनों के अंदर में इसकी मात्रा बिल्कुल दुगुनी हो जाती है। तो अतः किसान बंधु को बार बार इसके बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम अगर उसको पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 से लेकर के 1.5 किलो तक
प्रतिदिन हम पशु आहार के रूप में इनको देते हैं। जितने पोषक तत्वों की मात्रा होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, अदर खनिज पदार्थ हैं, वो सारे उनको मिल जाते हैं। आमतौर पे 1 किलो पशु आहार में लगभग 200 ग्राम तक खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम बकरी, सूगर, मुर्गा में भी कर सकते हैं, लेकिन पशु के आकार के अनुसार हम इसकी मात्रा को कम करते हैं। जैसे कि दुधारू पशुओं में जहां हम 1 से 1.5 किलो तक देते हैं, वहीं मुर्गियों में 20 से 25 ग्राम देते हैं। बकरी में, सूगर में, इनमें हम 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको खिलाने में एक विशेष सावधानी हमें यह देनी होती है कि जब हम इनको निकालें तो कम से कम 2 या 3 बार पानी से अच्छी तरह इसकी धुलाई कर दें। दूसरा कि जो हमारे पशुपालक इसको पूर्व से खिलाते हुए नहीं आ रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं इसको पशु आहार के रूप में खिलाना, तो पशुओं को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, जिससे कि इसका टेस्ट उनको मिलने लगे। फिर वो सुगमता से 1 किलो 1.5 किलो तक सूखे चारे के में इसको खा लेते हैं। जो हमें पशु आहार में लगने वाली हजारों रुपए की कीमत लगती है, उससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अन्नदाता पावर